गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम सीख रहे थे। इस लेक्चर में उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस बार हम एक और एप्लीकेशन लेकर आए हैं, फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल की वजह से फील्ड निकालना है। अब स्फेरिकल शेल तब तक आप लोग बताइएगा क्या है। स्फेरिकल शेल का मतलब होता है एक हॉलो स्फेयर। क्या मतलब होता है? हॉलो स्फेयर, और वो चार्ज्ड है। जरा एक बार देखना, ये एक हॉलो स्फेरिकल शेल है या फिर स्फेरिकल शेल है, इसको बोल क्या सकते हैं? हॉलो स्फेयर है। इसकी रेडियस आपको दी गई है, मान लिया कैपिटल आर। रेडियस कितनी दी गई है? कैपिटल आर। और इस शेल को चार्ज दिया गया है, मान लिया क्यू। पूरी की पूरी शेल पर चार्ज फैला हुआ है। आपको इस शेल की वजह से फील्ड निकालना है, तो ये हमारा टास्क है। अब फील्ड कहां निकालना है? जैसे मैंने बोला फील्ड निकालना है, तो आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कहां पर फील्ड निकालना है। तो मैंने बोला दो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं, इनफैक्ट तीन सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। क्या है? या तो जिस पॉइंट पर निकालना है मुझे, वो पॉइंट इस शेल के बाहर हो सकता है, वो पॉइंट इस शेल के अंदर कहीं हो सकता है, या फिर इस शेल पर ही कहीं हो सकता है। यानी तीन पॉइंट्स मिल गए हैं, तीन लोकेशंस हो गई हैं, आउटसाइड द शेल, इनसाइड द शेल और एट द सरफेस। तो तीन सिचुएशंस को जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं आउटसाइड द शेल। प्रोसेस बिल्कुल याद रखिएगा जो आपको अब तक पता है। सबसे पहला काम मेरा क्या है? जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वहां से पास करती हुई एक गॉसियन सरफेस बनानी है अपन ने। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब बॉडी से ज्यादातर पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पर हो। बॉडी से ज्यादातर पॉइंट्स कैसी डिस्टेंस पर हो? सेम डिस्टेंस पर हो। तो अगर मैं इस पॉइंट से पास करती हुई एक और स्फेरिकल सरफेस बना दूं, क्या बना दूं? एक और स्फेरिकल सरफेस बना दूं। बहुत बुरी बनी है देखने में, लेकिन क्या है? ये एक स्फेरिकल सरफेस है। जिस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर क्या है? क्या है इसका सेंटर? वही सेंटर है जो ओरिजिनल चार्ज्ड शेल का था। यानी इस सेंटर से एक और स्फेरिकल शेल हमने एज्यूम की है, विच इज अवर गॉसियन सरफेस। अब देखना, सरफेस से सभी पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पर दिख गए हैं। ये मेरा सेंटर था इसका O, और मान लिया जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वो पॉइंट है P, और उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है सेंटर से R। कौन सा R? स्मॉल r। बहुत ध्यान से सुनते रहना इतनी बात। और ये गॉसियन सरफेस है तो हमने कैसी कर दी? डॉटेड कर दी। चलिए, इतनी बात अगर हम सीख गए हैं, थोड़ा अच्छा बनाइएगा आप लोग अपनी कॉपी पे जब बनाएं। तो मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो गया है, गॉसियन सरफेस बन गई है। दूसरा टास्क मेरा चिल्ला के कहता था कि आप फ्लक्स कैलकुलेट करिए, तो हम फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। किसी कर्व्ड सरफेस के लिए क्या रहता था? इंटीग्रेशन E डॉट ds, यही रहता था। अरे याद है? और ये सर्कल क्यों बना दिया है मैंने? बिकॉज गॉसियन सरफेस मेरी कैसी है? क्लोज सरफेस है। अब आगे बात जल्दी से सुनना। E और ds की बात करते हैं। ds क्या होता था? कोई छोटा सा एरिया वेक्टर। मैंने बोला ये अगर एक एरिया वेक्टर है ds, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड लाइंस किधर होंगी? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ होंगी, तो ये बाहर की तरफ ही हमारी क्या हो गई? फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ फील्ड लाइंस। ये हो गया E और ये हो गया ds। एंगल कितना बन गया है? 0। क्या बन गया है? अच्छा, एक और बात, क्या इस चार्ज से फील्ड जो है वो सेम डिस्टेंस पर है? फील्ड का मतलब है इस सरफेस से जितनी जगह पर मैं फील्ड ले रहा हूं वो सभी सेम डिस्टेंस पर हैं, और सेम डिस्टेंस पर है इसका मतलब फील्ड कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन के बाहर क्या बच गया? सिर्फ ds। ये आपको मैंने सिखाया था। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया। और स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया कितना रहता है? याद है आपको? बोलिए एक बार, कितना है?
फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बता दीजिएगा आर कौन सा, स्मॉल रखना है या कैपिटल रखना है। किसका सरफेस एरिया, किससे लिंक फ्लक्स निकाल रहे थे हम, गॉसियन सरफेस से लिंक फ्लक्स, और उस गॉसियन सरफेस की रेडियस कौन सी है, क्या स्मॉल आर है। तो कौन सा फ्लक्स, रेडियस कौन सी, स्मॉल आर स्क्वायर। ये निकला है मेरे पास फ्लक्स। अगला स्टेप मुझसे कहता है कि अब क्या करिए, अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। और गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए तो क्या कहते हैं, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। थ्योरम लिखा है, क्या बन गया, फाई इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही है चार्ज इनसाइड की वैल्यू बताइए। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो पूरी की पूरी शेल आ रही है, और पूरी शेल पर चार्ज कितना है, Q है। तो टोटल चार्ज कितना बना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज Q कैसे आया पता चला, गॉसियन सरफेस के अंदर पूरी की पूरी शेल है। फाई की वैल्यू कितनी है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें E की वैल्यू निकालनी है, 4 पाई आर स्क्वायर इधर आ गया, तो E की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बहुत फेमस है, Q अपॉन आर स्क्वायर। ये एक और गोल्डन फॉर्म बन गई है, बहुत ज्यादा गोल्डन फॉर्म बन गई है। आपने ये सुन रखा है, शायद आपने ये फॉर्मूला देखा भी हुआ है। इसको हम लोग बोलते थे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कब सुना था, फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वही तो रिजल्ट आया। तो एक पंच लाइन बनी मेरे पास। क्या पंच लाइन है, सुनना ध्यान से। किसी स्फेरिकल शेल के बाहर, किसी स्फेरिकल शेल के बाहर जब फील्ड निकालते हैं तो उस शेल को पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट चार्ज। और वो पॉइंट चार्ज कहां रखा हुआ माना जाता है, एट द सेंटर ऑफ द शेल। क्योंकि डिस्टेंस कितनी दिखा रहा है, स्मॉल आर। पॉइंट पी पर फील्ड कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा दिख रहा है कि ये क्यू चार्ज कहां रखा है, सेंटर पर रखा है, तभी तो डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो दिखा हमें, तो एक पंच लाइन बन गई है। क्या बनी है कि आउटसाइड दी शेल फील्ड जब निकालते हैं तब उस शेल को पॉइंट चार्ज मान लिया जाता है। तो एक बार लिख लेंगे, आप लिखिएगा फील्ड आउटसाइड दी शेल, फील्ड आउटसाइड दी शेल मैं लिख देता हूं, फील्ड आउटसाइड दी शेल is written as if all the charge of the shell is situated at the center, is situated at the center। यानी कि उसको क्या मान लिया, सेंटर पर रखा है, इसका मतलब क्या मान लिया है, उसको पॉइंट चार्ज मान लिया है, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया है और आगे कहानी लिख दी है। अच्छा एक बात और बोलना, फील्ड आ गया है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सेपरेशन के साथ इसका आर के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, आर स्क्वायर के रेसिप्रोकल है, फिर से रेसिप्रोकल वाला ग्राफ बनेगा। और हम बनाते हैं एक बार, ये रहा E और ये रहा आर स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेसिप्रोकल। ये बन गया E और आर स्क्वायर का ग्राफ। इतनी बातें आप एक बार जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिएगा। कर ली है आपने, मैं हटा रहा हूं। अब ये पहला केस हमारा हो गया है, अब मैं बात करूंगा इनसाइड दी शेल। ओके, सेकेंड केस क्या है, इनसाइड दी शेल। फिर से वही बात कंसीडर कर रहे हैं, बहुत जल्दी देखना, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। ये एक स्फेरिकल शेल है,
बहुत सुंदर बन गया है आपकी बार। ये स्फेरिकल शेल है और इस स्फेरिकल शेल पर वही बात मैंने बोली, चार्ज कितना है, Q है, पूरे पे फैला हुआ है। मुझे इसके अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, तो मेरा पहला काम क्या है, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास करती हुई गॉसियन सरफेस बना लीजिए। मान लिया फील्ड मुझे यहां पर निकालना है, तो यहां से पास करती हुई मैं क्या बना लूंगा, एक गॉसियन सरफेस बना ली मैंने। क्या बना ली है, गॉसियन सरफेस। मुझे जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना था, मान लिया वो पॉइंट कौन सा है, P है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R है, और कैपिटल R क्या थी, शेल की रेडियस, वो आपको पता है पिछले केस से। अब मैं बात कर रहा था P पर फील्ड निकालना है, तो हमें करना क्या है, पहला स्टेप हो चुका है, दूसरा स्टेप अब इससे क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फिर से फॉर्मूला क्या है, E डॉट ds, किसका, इंटीग्रेशन का। एक बात सुनना, क्या इस शेल से भी देखेंगे, जो शेल हमारी चार्ज बॉडी है उससे फिर से ये सभी पॉइंट्स इसके कैसे हैं, सेम डिस्टेंस पर हैं, और सेम डिस्टेंस पर है तो E फिर से कांस्टेंट है। क्या बच गया है, इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू कितनी होती है, फिर मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा, 4 पाई r। फिर से बोल दीजिएगा कौन सी, स्मॉल या कैपिटल, स्मॉल ली जाएगी। वजह यह है कि फ्लक्स किससे निकाल रहे हैं, गॉसियन सरफेस से। मैं यहां पर फ्लक्स लिख देता हूं, तो मैं एक बार लिख लूं, बहुत से बच्चे नोट्स अगर बनाए तो, फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस। किससे लिंक फ्लक्स निकाल रहे हैं, गॉसियन सरफेस से लिंक फ्लक्स निकाल रहे हैं। कितना आ गया, 4 पाई r स्क्वायर। और जैसे ही फ्लक्स आया, हमें अगला काम क्या करना है, हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। और गॉस थ्योरम क्या कहती है, phi is equals to charge inside divided by epsilon naught। phi की वैल्यू आपने निकाल ली है, वो रख दीजिएगा। क्या निकाली है आपने, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। चार्ज इनसाइड की वैल्यू कितनी है, ये बताइए, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। ये रही गॉसियन सरफेस, अगर गॉसियन सरफेस ये है, चार्ज इसके अंदर कितना है, क्या सारा का सारा चार्ज शेल पर है, कहां है, बाहर है। शेल का मतलब क्या था, हॉलो, हॉलो है मतलब अंदर तो खाली स्पेस है, सारा चार्ज है कहां, सरफेस पर है, सारा चार्ज ये रहा। अगर सारा चार्ज ये है तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज इनसाइड दी सरफेस कितना हुआ हमारे पास, 0, और 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही हमने इतनी गंभीर बात बोली है, तो आगे गंभीरता को समझिएगा कि आप में से सभी लोगों को दिख रहा होगा E की वैल्यू कितनी है, 0। E की वैल्यू कितनी है, 0। क्या दिख गई है इतनी बात, दोनों बातें सुन ली हैं। फर्स्ट केस आउटसाइड हो गया, सेकंड केस इनसाइड हो गया। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस क्या बोला था हमने, एट द सरफेस। नोट कर लिया है आपने फटाफट से। एट द सरफेस वाला टास्क आप खुद कर सकते हैं, वैसे तो मैं थोड़ा सा एडिटिंग करवाऊं क्या, जरा देखना एडिटिंग क्या कर रहा हूं। इसको मैं हटा दूंगा फिर बाद में। एडिटिंग क्या कर रहा हूं, मुझे ये स्फेरिकल शेल है, सरफेस पर निकालना है, तो गॉसियन सरफेस ये इस पॉइंट पे निकालना है मुझे। तो गॉसियन सरफेस भी क्या यहीं से पास होकर जाएगी, दिख गई है, गॉसियन सरफेस भी इसी से पास होकर जाएगी, यानी कि यहीं पर क्या बन जाएगी, गॉसियन सरफेस। तो जब मैं फ्लक्स निकालूंगा, फ्लक्स कितना है, E डॉट ds। थर्ड केस करने जा रहा हूं, क्या है, एट द शेल। एट द शेल का मतलब उसकी सरफेस पर। गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकाला, E डॉट ds आया। अब ds की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई r स्क्वायर, और ये मेरी शेल थी, ये इसकी रेडियस थी r। अगर रेडियस r है तो मैं रख दूंगा रेडियस कौन सी, r। अब बात करेंगे गॉस थ्योरम अप्लाई करने की। तो चार्ज इनसाइड कितना होगा, यही चार्ज है, यही गॉसियन सरफेस है, तो पूरा का पूरा Q चार्ज इनक्लोज किया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फर्दर मैं टाइम दूंगा आपको फोटो क्लिक करने के लिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा क्या आ गया मेरे पास रिजल्ट, E इज इक्वल्स टू, फिर से वही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन R की जगह कौन सा हो गया है, कैपिटल R। तो इनफैक्ट मैं बोलूं
कि आउटसाइड दी शेल लें या एट दी शेल लें, दोनों ही केसेस में शेल को क्या मान लिया गया है, पॉइंट चार्ज, और रिजल्ट वही आ रहा है KEQ/r²। बस शर्त ये है कि डिस्टेंस कितनी रखनी है। जब शेल पर निकाला है तो डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के बराबर। जब बाहर निकाला है तो वो डिस्टेंस कितनी थी हमारी, स्मॉल r के बराबर। तो वही डिस्टेंस का चेंज है, बाकी आपके सामने रिजल्ट वही है। सुन लिया है इतनी बात आपने। अब एक बहुत जरूरी बात, इसका ग्राफ बनाने के लिए आता है पेपर में। ग्राफ किस बात का, कि किसी शेल के फील्ड का ग्राफ बनाइए विद पोजीशन फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर को ओरिजिन मानकर, सेंटर को बहुत ध्यान से सुनना ये बात, सेंटर को ओरिजिन मानकर एक ग्राफ प्लॉट करिए फॉर द वेरिएशन ऑफ फील्ड विद पोजीशन, फॉर द वेरिएशन ऑफ फील्ड विद पोजीशन। वो ग्राफ में बताने जा रहा हूं। ये इतनी बात आपने नोट कर ली है, मुझे उम्मीद है। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, और वो ग्राफ बहुत अच्छा है, जरूरी है। क्या बोला गया, ग्राफ बनाना है। ये एक शेल है, ये रेडियस है, और सेंटर को क्या मान के बनाना है, ओरिजिन मान के ग्राफ बनाना है E और R के बीच में। तो सबसे पहले तो मैं एक एक्सिस बना लेता हूं, ये रही फील्ड एक्सिस, ये रही R एक्सिस। अब देखना जरा, पहले मैं एक बार 3 सिचुएशंस लिख दूं। इनसाइड शेल के अंदर फील्ड कितना था, 0 था। शेल के सरफेस पर फील्ड कितना था, यही था। कहां पर था ये, सरफेस पर। और बाहर कितना था। अब जब ग्राफ बना रहे हैं तो कम से कम वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तभी तो ग्राफ बनेगा। और उसके बाद आउटसाइड कितना था, देखिएगा आउटसाइड कितना है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, Q/r²। यही है सिचुएशन। तो अब मैं बोल रहा हूं इनसाइड 0 है, यानी कि सेंटर से लेकर यहां तक, सेंटर से लेकर सरफेस तक फील्ड कितना है, 0 है। ध्यान रखना ये बात, सेंटर से लेकर सरफेस तक फील्ड कितना है, 0 है। 0 है का मतलब ये मैग्नीट्यूड 0 है। ये सेंटर से लेकर कहां तक, सरकमफ्रेंस तक, यानी रेडियस r तक फील्ड कितना है। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस हो गई। यहां से यहां तक फील्ड कितना है, 0 दिख रहा है। इसके बाद जैसे ही मैं सरफेस पर पहुंचा, सरफेस पर पहुंचते ही फील्ड की वैल्यू क्या हो गई है, Q/r², यानी कि 0 से अचानक से वैल्यू कुछ चेंज हो गई, कुछ बढ़ गई। मैंने बोला कितनी हो गई है, KEQ/r²। मैं लिख देता हूं KEQ/r² हो गई है। और यहां तक हो गई तो अचानक से ग्राफ क्या हुआ, राइज किया। यहां तक वैल्यू हो गई, फील्ड की वैल्यू अचानक से कैसी हुई, KEQ/r²। इसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही इस सरफेस से आगे बढ़े फील्ड कितना है, KEQ/r², यानी कि अब फिर से कैसा हो गया है, रेसिप्रोकल के स्क्वायर के बराबर हो गया है, सेपरेशन के। रेसिप्रोकल का ग्राफ बताया था मैंने अभी कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्स स्क्वायर होता है तब कैसे वेरी करता है, कुछ ग्राफ बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। ये बन गया, और अब ये जाकर कहां पर 0 होगा, इन्फिनिटी वाली लाइन पर 0 होगा। तो ये बन गया है ग्राफ। यहां से यहां तक रेडियस तक कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है, सरफेस है, ये रेडियस है। और उसके बाद अचानक से फील्ड की वैल्यू बढ़ी और उसके बाद लगातार डिक्रीज होती जा रही है। अब सुनना मेरी बात बहुत जरूरी, इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, एक तो सिंपली ग्राफ बनवा सकते हैं, दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि किसी स्फेरिकल शेल के लिए फील्ड मैक्सिमम कहां होता है। तो आप बता सकते हैं मैक्सिमम कहां होता है, सरफेस पर मैक्सिमम होता है। देखिए यहां पर फील्ड कैसा है, मैक्सिमम, ये फील्ड की एक्सिस है, यहां पर फील्ड कैसा है, मैक्सिमम है। फील्ड मैक्सिमम कहां होता है, एट दी सरफेस। सुन पाई। उसके बाद लगातार डिक्रीज होता है, इनसाइड कितना होता है, 0।
तो ये मैं लिख सकता हूं यहां पर, ये पोर्शन कौन सा है, इनसाइड है, ये एट दी शेल है, और ये कहां पर है, आउटसाइड है। बहुत सुंदर डायग्राम बनाएगा। अब एक और बात कि क्या फील्ड कंटिन्यूअस है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। आप पेपर में कई बार एग्जाम्पलर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्या फील्ड कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि एक ग्रेजुअल ग्रोथ या डिके हो, अचानक से चेंज ना हो, फील्ड सडन चेंजेस ना हो, उसको बोलते हैं। अगर सडन चेंजेस हो रहे हैं तो वो डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं, डिस्क्रीट बोल सकते हैं। और जब कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है जो भी चेंज या तो यूनिफॉर्म होगा, कंटिन्यूअस मतलब ग्रेजुअल चेंजेस जब हो, चाहे वो इंक्रीज कर रहा हो चाहे वो डिक्रीज कर रहा हो, बट चेंजेस मस्ट बी ग्रेजुअल, यानी कि कंटिन्यूअस एक ग्राफ बने। तो मैं यहां से यहां तक बोलूं तो ये तो ग्राफ कंटिन्यूअस है, कैसा है, कंटिन्यूअस है। लेकिन एट दी सरफेस पर ग्राफ में देखना सडनली चेंज आया है। अब इसको आप कंटिन्यूअस नहीं कह सकते, जीरो था अचानक से वैल्यू राइज कर गई। तो एक पंच लाइन मेरे पास बन रही है, एट दी चार्ज्ड सरफेस। ये बहुत जरूरी लाइन है पेपर के लिए, याद रखना मेरी पंच लाइन। एट दी चार्ज्ड सरफेस फील्ड इज नॉट कंटिन्यूअस। सुन पाई है, क्या सुनी है, एट दी चार्ज्ड सरफेस फील्ड इज नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब वहां पर कुछ सडन चेंजेस आते हैं एट दी सरफेस पर। और ये पंच लाइन बनाकर लिख लीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। लिख पाई है, मुझे उम्मीद है लिख पाई है आपने। तो ये था स्फेरिकल शेल की वजह से फील्ड। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक सॉलिड स्फेयर की वजह से फील्ड, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो सीख गए तो एक फिर मैं आपको होमवर्क में एग्जांपल दूंगा, आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, कुछ बताऊंगा क्वेश्चंस। और एक और बात, मैंने आपको असाइनमेंट्स देने के लिए या चैप्टर बूस्टर्स देने के लिए एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में छोड़ दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कोशिश करूंगा अब मैं याद रहा तो। और ध्यान से चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर एक टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिलेगा आपको, उसको ज्वाइन करिएगा। वहां पर आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, चैप्टर बूस्टर्स और असाइनमेंट्स चैप्टर के, आप उनको अटेम्प्ट करिएगा, आंसर्स भी मैं देने की कोशिश करूंगा उसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करिएगा और देखते हैं, फिर चैप्टर खत्म होने वाला है, बस एक लास्ट टॉपिक बचा है। ओके।